प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत हमने मानव पाचन तंत्र को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा था। ठीक है, तो आज बारी है जो मेन दूसरा जैव प्रक्रम है श्वसन तंत्र, उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र यानी मानव श्वसन तंत्र। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का दहन होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप यानी जो श्वसन होता है, इसके कारण ही हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसकी जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया जो है, ये रहती है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनता है आगे, 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ऊर्जा, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस आगे क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? श्वसन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी वायवीय श्वसन हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हुआ अवायवीय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब वायवीय रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसा इसका नाम बता रहा है, वायवीय मतलब वायु के उपस्थिति में। तो ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसी श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के दहन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, O2, और श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। तो ऐसा श्वसन प्रक्रिया जो भोजन के दहन में ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको बोला जाता है वायवीय श्वसन। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में। श्वसन के दौरान क्या होता है, देखिए श्वसन के दौरान ग्लूकोज, अभी जो हमने ऊपर अभिक्रिया पढ़ी C6H12O2, यानी ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है। हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो पचता है और वो ग्लूकोज के रूप में फिर हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो श्वसन के दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज हमें पाचन से मिला, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो वो जो ऊपर पड़ी हुई अभिक्रिया यहाँ पे, यानी ये ग्लूकोज प्लस जो हमने सांस लिया ऑक्सीजन, वो आगे बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, प्लस पानी और प्लस ऊर्जा। तो ये चीज़ें बनती है हमारी वायवीय श्वसन में। ठीक है बच्चों, अब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP का निर्माण होता है। ये है आपको नोट करने की बात। 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ऊर्जा हमें मिलती है सिर्फ एक अणु ग्लूकोज के वायवीय श्वसन के दौरान। ठीक है, अब देखते हैं हम मानव श्वसन तंत्र जो है बेसिकली किस प्रकार कार्य करता है क्या है। तो श्वसन तंत्र जो है, इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म यानी भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो चलिए देखते हैं। पहला भाग है श्वसन पथ की जगह पाथ होगा। ठीक है, श्वसन पाथ, श्वसन पाथ है। दूसरा है आपका श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पहला है रेस्पिरेटरी पाथ, दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला है आपका रेस्पिरेटरी पाथ या श्वसन पाथ। यह वायु के आवागमन का पाथ है, यानी वायु के अंदर जाने और बाहर आने का जो रास्ता है, इसको बोलते हैं हम श्वसन पाथ। ठीक है बच्चों, अब इसके कितने भाग हैं, देखिए इसके मुख्यतः 4 भाग हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल नेयर्स यानी बाह्य नासा छिद्र, जो हमारे नाक के जो 2 नथुने हैं ये। नंबर 2 नासा मार्ग यानी नेजल ट्रैक्ट, जो हमारे नाक के जो नथुने अंदर जाके हमारी श्वास नली से मिलते हैं, उसको बोला जाता है नासा मार्ग। तीसरा है ग्रसनी, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स, जो हमारा साउंड बॉक्स है नीचे जाके, जहाँ से गले के पास सबके गले में उभरा हुआ स्थान होता है ना एक, इसको बोला जाता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। उसके बाद चौथा है वायु नाल यानी विंड पाइप, जैसे हमारी आहार नाल होती है भोजन पाइप, वहीं से जहाँ से आहार नाल शुरू होती है वहीं से हमारी वायु नाल भी बाइफरकेट होती है। ठीक है, तो दोनों वहीं से स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है हमारा
बाह्य नासा छिद्र। ये आपको पता ही है, जो हमारे नाक होते हैं उसमें 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। और इनको ये प्रघाण भाग में खुलते हैं, यानी जो हमारे अंदर की जो नेजल ट्रैक्ट है वहाँ पे खुलते हैं, ठीक है। अब आया हमारा दूसरा नेजल ट्रैक यानी नासा मार्ग। नासा मार्ग के मुख्यतः 3 भाग हैं। नंबर 1 प्रघाण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 ग्रहण भाग। तो पहला है प्रघाण, इसको बोला जाता है इंग्लिश में वेस्टिब्यूल, और जो श्वसन है उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी पार्ट, और ग्रहण भाग को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो चलिए अब इनको 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रघाण। हालांकि ये डिटेल जो है आपकी 10वीं के चैप्टर में इतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी आपके काम आएगी, इसलिए इसको समझ लीजिए। नासा मार्ग का सबसे छोटा भाग होता है हमारा केराटिन, यानी प्रघाण जो है सबसे छोटा भाग होता है नासा मार्ग का, और यह केराटिन भीतर स्तरित उपकला यानी नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा श्वसन भाग, रेस्पिरेटरी रीजन। अब ये क्या होता है, ये नासा मार्ग का मध्य भाग होता है जो ग्रहण के भाग में खुलता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब तीसरा है आपका ग्रहण भाग यानी ऑल्फैक्टरी रीजन। ये क्या होता है, यह नासा मार्ग का पाश्च्य ऊपरी भाग होता है, जो हमारा नेजल ट्रैक्ट होता है ना उसका पिछले वाला ऊपरा भाग होता है, इसको बोला जाता है ग्रहण भाग, जो कि तंत्रिका संवेदी उपकला यानी न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम से स्तरित होता है। अब इसके बाद है हमारा ग्रसनी, फेरिंग्स यानी ग्रसनी या फेरिंग्स। अब ग्रसनी श्वसन तंत्र का तथा पाचन तंत्र का दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो फेरिंग्स होता है जहाँ से हमारी विंड पाइप फूड पाइप शुरू होती है, वहीं से ही साउंड पाइप शुरू होती है, हमारी एयर पाइप शुरू होती है, जिसे बोलते हैं हम श्वास नली। तो ये दोनों एक जगह से खुलती हैं। इनके मुख्य भाग हैं नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रसनी। अब है विंड पाइप यानी वायुनाल। जैसे आहार नाल थी वैसे ही वायुनाल है विंड पाइप। ये भी मुख्यतः 2 भागों से होती है। वायुनाल का बेसिक कार्य क्या होता है, फेफड़ों के आवागमन का मुख्य भाग, यानी फेफड़ों में से ऑक्सीजन को अंदर मुंह के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेना और फेफड़ों से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को छोड़ना। तो ये काम होता है वायुनाल का। इसके 2 भाग होते हैं मुख्यतः, नंबर 1 लेरिंग्स, नंबर 2 श्वास नली या ट्रेकिया, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों साउंड बॉक्स या ध्वनि यंत्र, जिसकी बात मैंने पहले की। जो हमारे गले में उभरा हुआ भाग होता है, जब आप भोजन अंदर निगलते हैं तब भी वह ऊपर खिसकता है, तो उसको बोला जाता है ध्वनि बॉक्स या साउंड बॉक्स। जिस यंत्र के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ आ रही है या सभी बात करते हैं, उसको बोला जाता है ध्वनि यंत्र। अगर वो ना हो तो हम बात नहीं कर सकते। ये क्या होता है, श्वास नली का अग्र रूपांतरित भाग होता है और इसे ध्वनि उत्पादक अंग कहा जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग अंग। अब उसके बाद आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है, लेरिंग्स जो होता है कंठ में एक छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे ग्लोटिस कहा जाता है। यह ग्रसनी के अधर पर स्थित होती है, यानी ग्रसनी के यह बीच में स्थित होती है और यह एक छिद्र के रूप में खुलता है। जो हमारा साउंड बॉक्स होता है उसको बोला जाता है ग्लोटिस। अब वायु लेरिंग्स में ग्लोटिस से होकर प्रवेश करती है, ठीक है बच्चों। अब ये भी फर्दर आगे होती है आपकी एपिग्लोटिस, दूसरी होती है आपकी कंठ की कार्टिलेजेस। अब एपिग्लोटिस देख लेते हैं। एपिग्लोटिस क्या होती है, यह ग्लोटिस पर पाया जाता है। जो ग्लोटिस होता है ना, इसके ऊपर यह पाया जाता है। एपी का मतलब ऊपर, तो ग्लोटिस के ऊपर जो पाया जाता है उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। यह झिल्लीनुमा ढक्कन होता है जो भोजन को निगलते समय आहार नाल के छिद्र को ढक देता है। जो ग्लोटिस का छिद्र होता है ना, उसको ढकता ही है। अगर ये ना हो तो उसके अंदर चला जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है इलास्टिक कार्ट्रेज या प्रत्यास्थ उपास्थि, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका कंठ के कार्टिलेजेस। इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेजेस होते हैं ना, ये आपको 9 टुकड़े द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। कौन कौन से टुकड़े होते हैं इसमें देखिए, थायराइड, ये इसको बोलता है एडम्स एप्पल, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्रियाटिक उपास्थि और एरियोनाइड्स। अगला होता है सेंटरी की उपास्थि और अगला होता है आपका क्यूनिफॉर्म उपास्थि। इसके बाद आता है आपका वोकल कॉर्ड। क्या आता है,
वोकल कॉर्ड या वाक तंतु। वाक तंतु जो होता है बेसिकली लेरिंग्स श्वसन मार्ग के साथ ध्वनि उत्पादक का कार्य करता है। अब इसमें ध्वनि उत्पादन के लिए वाक तंतु पाए जाते हैं जो झिल्लीनुमा होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका चित्र देखिए, इसमें क्या है, श्वास नली के अंतिम सिरे में कुपिया खुल रही है। अब कुपिया क्या होती है, ये देखिए श्वास नली है। आपको मैंने बताया श्वास नली जो है हमारे मुंह से शुरू होती है और कुपिका जहाँ अंदर होती है वहाँ तक खत्म होती है। चलिए देखिए, यहाँ से हमारा नासा मार्ग है, ये हमारा ये नासा मार्ग है, नाक। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ से जो अंदर को जा रहा है और ये होगी आपकी श्वास नली। ठीक है, और ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका वहाँ पे श्वास नली का द्वार। भोजन नली और श्वास नली यहीं से दोनों इकट्ठी शुरू होती हैं, एक आगे होती है एक पीछे होती है। अब ये बीच में जो यहाँ गया ये है आपकी श्वसन। ठीक है, और ये आपके दो फेफड़े हैं, ये लेफ्ट है एक राइट है, और दोनों के नीचे जो है स्टमक और डाइजेशन पार्ट को जो अलग करता है वो होता है डायाफ्राम। एक झिल्ली होती है वो डायाफ्राम होता है। ठीक है, अब जो ये आपके आगे फर्दर जो होते हैं, ये जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर होती है आपकी श्वसिकाएँ। तो एक श्वसिका ये जो बनी है देखो, ये नीचे ये श्वसिकाएँ, इसका एक विस्तृत चित्र इस तरफ है बाईं तरफ। ठीक है, ये श्वसिकाएँ हैं, इसके अंदर होती है आपकी कुपिकीय वाहिनी। ये जो बनी है कुपिकीय वाहिनी, और ये जो होती है ये होती है कुपिकाएँ। ये होता है आपका श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्वसन सिस्टम तंत्र। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी पाथ खत्म हो गया हमारा पहला भाग श्वसन तंत्र का। अब दूसरा भाग है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी श्वसन अंग। तो इसमें पहला है आपका फेफड़े, लंग्स, जो मैंने आपको बताया। तो फेफड़े क्या होते हैं, यह एक फुफ्फुसीय गुदा में स्थित होते हैं, यानी बिल्कुल मांस के लुथरे जैसे होते हैं, जो कि एक थैली होती है जो फूलती है और सिकुड़ती है। जब हम सांस लेते हैं वो फूलती है, जब हम सांस छोड़ते हैं वो सिकुड़ती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। और यह शंखानुवार होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं और ठोस और स्पंजी होते हैं हमारे जो फेफड़े होते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक जो है इसमें जो है प्लूरल मेम्ब्रेन के 2 भाग होते हैं, यह इस फुफ्फुसीय झिल्ली के। कौन कौन सा, पार्शियल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा यानी यह देह भित्ति में लगा होता है। दूसरा होता है विसरल प्लूरा यानी फेफड़ों में लगा आवरण होता है। अब मानव के बाएं फेफड़े में 2 पिंज लोब्स होते हैं जिनको कहा जाता है सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। ठीक है, अब दोनों फेफड़ों के बीच जो होती है मीडिया स्टीनम नामक अवकाश होता है, यानी मीडिया स्टीवन नामक एक छोटी सी पार्टीशन होता है दोनों के बीच में। अब उसके बाद है कुपिका। कुपिका क्या होती है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, उसका थोड़ा विस्तृत स्ट्रक्चर देखते हैं। ये श्वसिकाएँ ब्रोंक्यूल्स के अंतिम सिरे में प्रत्येक फेफड़े में जाकर गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे हम कुपिका कहते हैं या एल्विलाई कहते हैं। मानव के फेफड़ों में लगभग 30 से 35 करोड़ कुपिकाएँ होती हैं, ये ध्यान देखिए आप। एक मानव की बॉडी में 30 से 35 करोड़ कुपिकाएँ होती हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर। इसमें ये जो बीच में दिख रही है आपको येलो पीली कलर की, ये है आपकी कुपिकाएँ, ये कुपिकाएँ हैं। अब इसमें आपको देखिए पूरा ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ रहा है, ये आपका बायां फेफड़ा है और आपका दायां फेफड़ा है। ठीक है, ये आपके फेफड़े के अंदर जो है ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये आपकी कुपिकाएँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुपिका का स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है, ये हो गया आपके पार्ट्स, श्वसन पार्ट्स या श्वसन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमने श्वसन तंत्र में 2 पढ़ा, रेस्पिरेटरी पाथ और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो पर इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। जो मैकेनिज्म होता है मानव में श्वसन की क्रियाविधि वो होती है 2। एक होती है आपकी इंस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन, और दूसरा होता है आपका एक्सहीलेशन यानी बाह्यश्वसन। जो अंतःश्वसन उसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये आप पढ़ चुके हैं वैसे भी 8वीं क्लास में, दोबारा आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अंतःश्वसन के समय क्या होता है, डायाफ्राम जो है अंतरंग से पुष्टियों में संकुचन होते हैं, यानी जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो डायाफ्राम सिकुड़ता है और फेफड़े फूल जाते हैं।
ठीक है। डायाफ्राम चपटा होकर उदर गुहा की ओर खिसक जाता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर चली जाता है और जो हमारा वक्षीय गुहा होती है यानी थोरेसिक कैविटी होती है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है और फेफड़ों का देह गुना का दबाव घटता है और फेफड़े फैल जाते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं फेफड़े फैलते हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है। वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 से 3 मिली mmHg, ठीक है, मिलीमीटर Hg तक यह घट जाता है। तो वायु की क्या घट जाता है, हमारा वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा जो हमारा फेफड़ों में हवा का दाब होता है वो इतना होता है। तो अब ये जो है ये है इसके ऑर्गन, उसका मार्ग, पाथ। नासा छिद्र पहला, नासा मार्ग है, ग्रसनी है, ग्लोटिक्स है, ये श्वास नली है, प्राथमिक श्वसनीय, द्वितीय श्वसनीय, तृतीय श्वसनीय और षष्ठीय और कुपिका। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी पाथ हो गया, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म, पहला है आपका अंतर श्वसन, दूसरा है आपका बाह्य श्वसन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम जो है ऊपर की तरफ आता है और फेफड़े जो हमारे सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, फेफड़े हमारे रिलैक्स कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, डायाफ्राम जो है हमारा रिलैक्स कर जाता है, नीचे आ जाता है और पसलियां जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, ठीक है। इसके दौरान क्या होता है, हमारी वक्षीय गुहा का आयतन जो है घट जाता है और फेफड़ों का वायुमंडलीय दाब की तुलना में बढ़ जाता है, यानी जो पहले हमने सांस अंदर ली, इनहेलेशन किया, अंतर श्वसन किया, उसके बिल्कुल उल्टा होता है आपका बाह्य श्वसन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्वसन तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट 6 जय प्रक्रम के अंतर्गत जो मुख्य दूसरा हमारा जय प्रक्रम है श्वसन, मानव में श्वसन तंत्र, वो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से देखा और सुना और समझा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जय प्रक्रम की क्रिया लेके। तब तक अपने घरों में रहिए और आराम से पढ़ते रहिए।